सो स्टार्टिंग के अंदर हमारे फर्स्ट सेशन के बाद आई डोंट नो मेरे ख्याल से कितने लोगों ने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था। तो उसके बाद कुछ डिस्कशन हुई थी ग्रुप में एंड देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच गॉट सम लाइक्स इंटरेक्शन एंड उसके बिहाफ पे वी डिसाइडेड टू have these three topics you can see on the screen starting with ZZPs, HSM and Blue Card and हमने इसके अराउंड कुछ स्लाइड्स रेडी किए हैं आप लोगों के लिए जस्ट टू गिव यू गाइस अ generic information and then later on in this session we can discuss it on a open platform as well. हम मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। जो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपस में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं हमसे। So I will start with the agenda. So first of all introduction है हम टीम का जो हम काम कर रही है बेसिकली इस ग्रुप के ऊपर and we are kind of voluntarily coming up with these ideas to have these sessions and then in future inshallah ta'ala we will plan to have an in-person meetup as well. So yeah, these are the people including me and some seniors as well. uh, Currently we are still looking for females as well to join our team so हम लोग एक बैलेंस टीम लेके चल सकें। अदर देन दैट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक हाफिज रेलवी भाई आप यहाँ से टेकअप कर लें इस स्लाइड्स को देन मूविंग फॉरवर्ड। So the blue card is, on the other hand, is for the highly educated people, and highly skilled migrant is for the highly skilled people. तो फिर बहुत से एम्प्लॉयर जो थे वो प्रेफर नहीं करते थे या इस वीजा के ऊपर जाता ही नहीं थे बिकॉज सैलरी क्राइटेरिया जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो बहुत हाई हो जाता था। जैसे हम सबको पता है कि जो HSM वीजा है या HSM वर्क परमिट है उसके लिए एम्प्लॉयर का IND अप्रूव्ड होना जरूरी है, लेकिन ब्लू कार्ड के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। और ब्लू कार्ड में आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि अगर आपकी कंपनी जो नेदरलैंड में रहती है या तो किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क में बेस से काम करवाना चाहती है तो ऑन ब्लू कार्ड आप इजीली वहां पे जाके काम कर सकते हैं। वर्क और एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब खत्म हो जाती है तो HSM के ऊपर आपके पास 3 माह होते हैं नई जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन ब्लू कार्ड के अंदर आपके पास 6 महीने होते हैं। लेकिन परमानेंट रेजिडेंस के लिए ब्लू कार्ड हाईली स्किल्ड सेम 5 साल है हमारे लिए, 5 साल बाद जाके आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम हाफिज अली अलवी है। आई एम ए प्रोफेशनल इंजीनियर, ऑलमोस्ट 19 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मुख्तलिफ मुल्कों में काम किया, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, UK में, और अभी कुछ साल से यहाँ पे नेदरलैंड में बेस्ड हूँ। और आज जो ये टॉपिक एक मैंने सेलेक्ट किया है प्रेजेंट करने के लिए, it's the sort of a comparison between a blue card and a highly skilled migrant work permit. Both are the work permit type of a work permit, लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो लोग थे वो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वर्क परमिट पे ही आते थे, जो हमारे पाकिस्तान से आते हैं या जो पाकिस्तानी नेशनल है। मैं बेसिकली यूरोपियन नेशनल्स या बाकी नेशनैलिटी को यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा, मैं स्पेसिफिकली इस टॉपिक को लेके चलूंगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनल और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस हों जो कि हियर एंड देयर हों और लिंक ना हो, तो इसलिए जो फोकस है क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो पाकिस्तान से हैं, तो टॉपिक जो है वो अभी इसको पे डिस्कस करेंगे कि जो लोग अगर कोई ऑलरेडी हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वर्क परमिट पे है तो वो कैसे ब्लू कार्ड में उसको कन्वर्ट कर सकता है, या अगर कोई और आना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं थोड़ा सा इनका कंपैरिजन और डिस्कशन करूंगा दोनों की। वलीद भाई अब तक नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे प्लीज। दोनों का जो पर्पस और ओवरव्यू है, जो यूरोपियन ब्लू कार्ड है बेसिकली ये अगेन हाईली स्किल्ड नॉन EU नेशनल है बट विद अ रिकग्नाइज्ड हायर एजुकेशन डिग्री है, ठीक है इसके अंदर, और दे कैन वर्क इन द नेदरलैंड्स। और इसमें भी यही रिक्वायरमेंट है कि हाईली एजुकेटेड लोगों को और जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। जबकि हाईली माइग्रेंट और हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स वर्क परमिट है दैट इज अगेन द सेम थिंग, लेकिन इसके अंदर आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट अ डिग्री आप
हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वर्क परमिट पे नेदरलैंड्स में आ सकते हैं। और लेकिन इसके अंदर एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है तो वो आईएनडी के साथ जो है वो लिंक्ड होना चाहिए। तो ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस जो शुरू में नजर आता है कि यूरोपियन ब्लू कार्ड के लिए आपके पास हायर एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए इक्वल टू 3 इयर्स और 4 इयर्स एजुकेशन, जो कि इक्वलेंट हो डच एजुकेशन सिस्टम के साथ। जबकि हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजा के अंदर ऐसी कोई नहीं रिक्वायरमेंट है। It's just a sort of an highly skilled people, not a highly educated people. So the blue card is, on the other hand, is for the highly educated people, and highly skilled migrant is for the highly skilled people. Sometimes degree की requirement बिल्कुल भी नहीं होती है। वलीद भाई नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने डिस्कस किया, ब्लू कार्ड है, आपके पास हायर एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स और 4 इयर्स, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में जो मान लीजिए इंजीनियरिंग की है, जो बैचलर्स की डिग्रीज होती हैं वो इक्वलेंसी में कवर करती हैं। और हाईली जो स्किल माइग्रेंट है, यहाँ पर आपके पास डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया है। पिछले साल 2024 से पहले जो ब्लू कार्ड था उसके लिए जो सैलरी रिक्वायरमेंट थी वो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट ये एचएसएम जो वर्क परमिट है उससे ऑलमोस्ट 20% ज्यादा थी, या इससे भी ज्यादा थी, 25%। तो अगर इसके लिए रफली अभी एचएसएम के लिए भी 5,000 से बढ़ गई है, तो तब ये तकरीबन 7,000 से 7,500 के करीब थी जो ब्लू कार्ड के लिए सैलरी रिक्वायरमेंट होती थी। तो फिर बहुत से एम्प्लॉयर जो थे वो प्रेफर नहीं करते थे, यहाँ इस वीजा के ऊपर जाता ही नहीं थे, बिकॉज सैलरी क्राइटेरिया जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो बहुत हाई हो जाता था। इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो ब्लू कार्ड और हाईली स्किल्ड माइग्रेंट है, बेसिकली ब्लू कार्ड के अंदर सैलरी रिक्वायरमेंट जो थी पिछले साल तक हाई थी और हाई स्किल्ड मार्केट में कम थी। एक तो जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो तो थी ही थी हायर एजुकेशन के लिए, प्लस सैलरी रिक्वायरमेंट भी हायर थी। तो इवन जो लोग हाईली क्वालिफाइड भी होते थे, जो पीएचडी भी होते थे, उनको भी बहुत सी कंपनी जो थी वो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वर्क परमिट के ऊपर बुला लेती थी, बिकॉज सैलरी क्राइटेरिया था वो लोअर था एज कम्पेयर टू द ब्लू कार्ड, तो वो उनको बेनिफिट करता था। और एचएसएम के अंदर फिर दूसरा ये था कि अगर आपकी एज कम है, 30 ईयर से कम है, मास्टर डिग्री है, तो वो क्राइटेरिया और कम हो जाता था, फिर रिड्यूस क्राइटेरिया था। लेकिन अभी इस साल से, पिछले साल से दोनों का सैलरी क्राइटेरिया सेम हो गया है। अगर आपका ब्लू कार्ड है या हाईली स्किल्ड माइग्रेंट है, इन बोथ केसेस द सैलरी क्राइटेरिया इज सेम। सो ये क्राइटेरिया अब खत्म हो गया है, जो एक एम्प्लॉयर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता था। तो अब ये रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। अब जो मेन इसमें स्टिल रिक्वायरमेंट है वो डिग्री की है। आप उसमें जाएंगे सुफियान भाई, वलीद भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। बस आप नेक्स्ट बोल दिया करें। हाँ ठीक है। अच्छा, की डिफरेंस जो है मैंने बताया, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ब्लू कार्ड के लिए एक एक बहुत आसान चीज है कि जैसे हम सबको पता है कि जो एचएसएम वीजा है, ये एचएसएम वर्क परमिट है, उसके लिए एम्प्लॉयर का आईएनडी अप्रूव्ड होना जरूरी है। लेकिन ब्लू कार्ड के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लू कार्ड के लिए आपके एम्प्लॉयर का आईएनडी अप्रूव्ड होना जरूरी नहीं। कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकता है। ठीक है, डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी, हाईली क्वालिफाइड की रिक्वायरमेंट रहेगी, बट आईएनडी अप्रूव्ड होना उसका जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ऑलरेडी यहाँ पर है और उसकी जॉब खत्म हो जाती है और वो कोई ऐसा नेक्स्ट एम्प्लॉयर ढूंढ रहा है जो आईएनडी अप्रूव नहीं है, तो वो उसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उसके लिए ब्लू कार्ड अप्लाई कर दे। तो जब आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका आईएनडी अप्रूव होना जरूरी नहीं है उस केस के अंदर। ठीक है, जबकि हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वर्क परमिट के लिए अगर आपकी जॉब खत्म भी होती है, आपको नई जॉब पे भी जाना है, then he still has to, your employer has to be IND approved। ठीक है। दूसरा इसमें जो एक बड़ी चीज है, प्रोसेसिंग टाइम है। ब्लू कार्ड के लिए आपको पहले अपना डिग्री को अप्रूव कराना होता है न्यूफिक्स से। ये आगे वेबसाइट का भी आपको नीचे मैंने लिखा भी होगा, IDW की। तो आपकी डिग्री की अप्रूवल में आपको 2, 4, 6 वीक्स लग जाते हैं। इसमें भी कुछ लोगों का मिक्स एक्सपीरियंस है। कुछ लोग कहते हैं कि डिग्री की इक्वलेंसी रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज अगर आपने पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की हुई है
तो आपने IDW से उसकी इक्वलेंसी लेनी होती है कि वो यहाँ के नेदरलैंड के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ कहाँ पे इक्वलेंट होता है। तो वो आपको एक लेटर दे देते हैं कि जो आपकी डिग्री है वो आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपकी डिग्री, आपके ट्रांसलेट, एवरीथिंग। लेकिन आपकी डिग्री का HSC से अप्रूव होना या मोफा से अप्रूव होना वो जरूरी नहीं है। वो सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट के अगेंस्ट ये देखते हैं कि जो आपकी डिग्री है, जो आपने पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से भी की हुई है, वो नेदरलैंड के एजुकेशन सिस्टम के साथ कहाँ पे रेट होती है, वो कहाँ पे इक्वल आती है उसके साथ। और उसके अगेंस्ट आपको बता दें कि अगर वो इक्वल है, वो आपको MBO है या HBO है, इसके अलावा वो आपको एक लेटर दे देंगे। तो इसकी वजह से पहले आपका एक डिग्री का अप्रूवल टाइम हो जाता है, फिर आपका ब्लू कार्ड अप्लाई होता है आपको एम्प्लॉयर की तरफ से। तो कैन टेक अप टू 3 मंथ्स और मे बी ज़्यादा। जबकि HSM के लिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है डिग्री वगैरह की, अब वो सिंपली अप्लाई करते हैं, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स के टाइम में आपका HSM अप्रूव हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मैंने डिग्री रिक्वायरमेंट लिखी है, हाईली एजुकेटेड है, idw.nl की वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके अपनी डिग्री अपलोड करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। इसकी अराउंड €150 फीस है। 2 to 4 वीक्स में आपको इक्वलेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाईली स्किल माइग्रेंट के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वलीद भाई, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे ख्याल से आपके पास स्क्रीन फ्रीज हुई है। ओके, मेरे पास आ गई। ब्लू कार्ड के लिए आपको मैंने पहले बता दिया, फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका जो स्पॉन्सर है, IND अप्रूव होना जरूरी नहीं है, आपका कोई भी स्पॉन्सर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियसली उसने आपका सैलरी क्राइटेरिया जो है वो मैच करना है, ठीक है। कोई भी स्पॉन्सर होने का मतलब ये भी है कि वो एक तो टेक्निकल या कोई भी क्वालिफाइड जॉब होगी आपके लिए, और फिर वो आपका जो सैलरी क्राइटेरिया है, जो भी गिवन सैलरी क्राइटेरिया है एज पर IIT वेबसाइट जो लेटेस्ट इस साल में होगा, उसने उस क्राइटेरिया को भी मीट करना है। तो ब्लू कार्ड में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आपके जो है ना एम्प्लॉयर की। बट HSM जो है वो आपकी स्पॉन्सर डिपेंडेंसी रहती है आपके 4-5 साल तक, जब तक आपके पास सिटीजनशिप या कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं आता। तो आपको IIT अप्रूव कंपनी चाहिए जो कि आपकी स्पॉन्सरशिप को लेके चल सके और आपको स्पॉन्सरशिप आपकी रखे ऑल द टाइम, ठीक है ना, जब तक आपका बस टाइमलाइन पूरी नहीं होती है। तो ये बेसिक इसमें एक ही डिफरेंस है। नेक्स्ट प्लीज। वैलिडिटी, एक्सटेंशन, वर्क परमिट राइट्स ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ब्लू कार्ड जब आपको फर्स्ट टाइम इशू होता है तो आपको नॉर्मली 4 साल के लिए ही इशू करते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 4 साल के लिए इशू हो जाता है। अब बट आपकी जो राइट्स हैं दोज आर द सेम जो एज HSM है। लेकिन HSM में क्या होता है कि अगर आप नेदरलैंड में 1 साल के वर्क परमिट पे आए हैं तो आपको 1 साल का रेजिडेंस परमिट मिलेगा। आप 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं तो आपको 2 साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। अगर आप इनडेफिनिट कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे पहले साल ही 5 साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। तो वो 5 साल बाद फिर रिन्यू होता है, और देन अगर आपके जो बाकी नेक्स्ट स्टेप है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग राइट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है इसके अंदर। नेक्स्ट, राइट्स का कंपैरिजन मैंने पहले भी बताया कि ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यूरोपियन ब्लू कार्ड के अंदर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि अगर आपने 2 साल में नेदरलैंड में काम किया है ऑन ब्लू कार्ड और आप चाहते हैं कि मैं जर्मनी में जॉब मिल रही है, तो अगर आप जर्मनी में जाके ब्लू कार्ड लेते हैं तो आपका जो यहाँ पर नेदरलैंड में गुजारा हुआ 2 साल का टाइम है, वो अगर आपने जर्मनी की सिटीजनशिप अप्लाई करनी होगी तो वो उसके अंदर काउंट हो जाएगा। जबकि HSM के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप चेंज जॉब दोनों में इजीली कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर एम्प्लॉयर ने कह दिया कि मैंने ब्लू कार्ड दिया और आप नहीं कर सकते, या HSM पे आया तो आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन चेंज योर जॉब, फ्लेक्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर, एवरीथिंग इज सेम। और ब्लू कार्ड में आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि अगर आपकी कंपनी जो नेदरलैंड में रहती है या तो किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क में बेच के काम करवाना चाहती है, तो ऑन ब्लू कार्ड आप इजीली वहां पे जाके काम कर सकते हैं, वर्किंग राइट होते हैं आपके पास। जबकि हाई स्किल माइग्रेंट वीजा पे ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी आपको कहती है कि मैंने आपको यहाँ से स्वीडन भेजना है 6 महीने के लिए, तो उसको पहले आपको स्वीडन के लिए वर्क परमिट लेना पड़ेगा।
फिर आप स्वीडन में जाके ऑफिशियली काम कर सकेंगे, ठीक है ना। तो आप ऑन जॉब ऑफ जॉब असाइनमेंट छोटी मोटी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए, बट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए आगे करना तो उसके लिए भी वर्क परमिट चाहिए होता है। बट ईयू ब्लू कार्ड के अंदर क्या होगा कि आपको वर्क परमिट नहीं चाहिए, यू कैन इजीली गो जस्ट लाइक एन यूरोपियन नेशनल, आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मोबिलिटी बेनिफिट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इजीली मूव कर सकते हैं ईयू कंट्रीज के अंदर, आप किसी भी दूसरे ईयू कंट्री में जाके काम कर सकते हैं। आपका पुराना टाइम जो है वो वहाँ पे काउंट हो जाएगा, जो आपने नेदरलैंड में गुजारा हुआ है, जर्मनी में जाते हैं, स्वीडन में जाते हैं, किसी और मुल्क में जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, तो आपका टाइम जो है वो काउंट होता जाएगा उसके अंदर। क्वालिफिकेशन पीरियड इसमें एक थोड़ा सा ये है कि जो नॉर्मली यहाँ पर सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए ब्लू कार्ड पे भी और एचएसएम पे भी सेम 5 साल ही है। कुछ एग्जाम्पशंस हैं, बट जब हम उनको बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनल और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जाके देखते हैं तो वो एग्जैक्टली हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती है। तो बट अदरवाइज अगर कुछ ऐसी एग्जाम्पशंस हैं जहाँ पे आप आफ्टर 1.5 year or 2 years डायरेक्ट वे विद ब्लू कार्ड सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने बताया परमानेंट रेजिडेंस के लिए ब्लू कार्ड हाईली स्किल्ड सेम 5 साल है हमारे लिए, 5 साल बाद जाके आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो अदर वे आउट। नेक्स्ट प्लीज, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ तो आई वांट टू बी लिटिल बिट क्विक। फैमिली बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है ऑन एचएसएम और ऑन ब्लू कार्ड। एनीबॉडी, आपकी स्पाउस हैं, बच्चे हैं, वर्क राइट, एजुकेशन राइट्स ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस ये है कि जिसने तो पहली दफा करना है, इवन ब्लू कार्ड है या एचएसएम है, उसको तो पहले एक जॉब चाहिए और देन आपका एम्प्लॉयर जो है ना वो आपके लिए अप्लाई करेगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी नेदरलैंड में हैं और हाई स्किल माइग्रेंट वीजा के ऊपर हैं, दे कैन कन्वर्ट देयर हाइड्रेन माइग्रेंट वर्क परमिट टू अ ब्लू कार्ड, ठीक है। उसका प्रोसीजर यही है कि आपको अपनी डिग्री को पहले आईडब्ल्यूडी से इसको वेरीफाई करवा लें, देन आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं। इफ योर एम्प्लॉयर इज रेडी टू डू दैट, आप इसको इजीली करवा सकते हैं, क्योंकि आप इसमें से जो सैलरी क्राइटेरिया का जो रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो चुकी हुई है। तो हमारे साथ इस ग्रुप में भी और भी दोस्त हैं जिन्होंने इसको चेंज करवाया है, तो ये इजीली आपका ब्लू कार्ड जो है हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वर्क परमिट जो है वो ब्लू कार्ड में चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कुछ और बेनिफिट बताए हैं, इसके अंदर एक और एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब खत्म हो जाती है तो एचएसएम के ऊपर आपके पास 3 माह होते हैं नई जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन ब्लू कार्ड के अंदर आपके पास 6 महीने होते हैं। लेकिन वो 6 महीने तब होते हैं जब आपने ब्लू कार्ड के ऊपर 2 साल गुजार लिए हो, ठीक है। तो तब आपको वो 6 महीने का टाइम मिलता है, यानी कि अगर आपने आज ब्लू कार्ड लिया है तो आपको 2 साल जब गुजर गए होंगे और उसके बाद अगर आपकी जॉब खत्म हो जाती है तो फिर आपके पास एडिशनल 6 मंथ होंगे टू फाइंड अ न्यू जॉब, जबकि एचएसएम के अंदर ये आपके पास 3 महीने होते हैं। ये एक और एडिशनल बेनिफिट है। और बाकी इसके अलावा एवरीथिंग इज सेम। सो इसमें 2-3 की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। आपको ब्लू कार्ड के अंदर बेनिफिट है, आपको डिग्री चाहिए है, आपका ईयू में टाइम काउंट हो जाता है, सैलरी क्राइटेरिया सेम हो चुका हुआ है। या, अच्छा हाफिज या भाई, आप एक जी एक चीज़ ये है कि हमें ये भी क्लियर कर देना चाहिए, जैसे एचएसएम की जो रिस्ट्रिक्शन है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर आपका रेजिडेंट परमिट किसी का एक्सपायर हो रहा है जून में और उसकी जॉब चली जाती है, तो उसके पास वही टाइम है जो जब तक उसकी रेजिडेंट परमिट जब तक उसका एक्सपायर नहीं होता। इसी तरह सिमिलरली द सेम सेम वे फॉर द ब्लू कार्ड एज वेल। जी जी बिल्कुल, वो मैं इसलिए बताया कि 2 साल बाद वो 6 महीने वाली लिमिट होती है, लेकिन अगर किसी का ब्लू कार्ड 4 साल का बना हुआ है, वो टाइमलाइन उसके साथ ओवरलैप कहीं पे कर जाती है, तो फिर वो चीज वैसे ही रहेगी उसके अंदर भी। आई थिंक ये मेरे पास इतना ही पॉइंट था, मैंने शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, बट इन द एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको बाद में दोबारा से क्वेश्चन एंड आंसर में भी डिस्कस कर सकते हैं। और मैं अभी क्वेश्चन एंड आंसर में जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे मैं वहां पे भी जाके इसको थोड़ा सा आंसर करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सुनील भाई।
थैंक यू वेरी मच आपका और वलीद भाई, आपका और सब लोगों का। और देन इफ देयर इज एनी मोर क्वेश्चन यू कैन टाइप इन द क्वेश्चन एंड आंसर, और मैं वहां पे रिस्पॉन्स करता हूँ, और अदरवाइज यू कैन डिस्कस इन द एंड। थैंक यू।